हाँ बेटा, अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करी थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का वापस से आपको बता रहा हूँ, अपन ने बात करी थी सिमेट्रिक सिस्टम की। सिमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? सपोज दैट ये अपने पास में कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके दोनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वली चार्ज प्लेस्ड है, या फिर अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं, या फिर अपने पास में एक स्क्वायर है जिसके चारों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज प्लेस्ड हैं। इसके अलावा एक रेगुलर पेंटागन हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन हो सकता है जिसके सारे वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज हो। तो ऐसे सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। सिमेट्रिक सिस्टम के लिए अगर अपने को एक नया चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड करना है, दैट इज आपका सिस्टम या वो जो चार्ज पार्टिकल है, नया चार्ज अपन प्लेस कर रहे हैं कैपिटल क्यू, वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो इक्विलिब्रियम के लिए नए चार्ज पार्टिकल को हमेशा कहाँ प्लेस करना पड़ता है? उसके सेंटर पर। तो फर्स्ट एग्जांपल, अगर अपन बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? मिड पॉइंट। तो क्यू चार्ज को अपन कहाँ प्लेस करेंगे? मिड पॉइंट के ऊपर। अच्छा बेटा, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ अपन कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस करेंगे। और अगर अपन स्क्वायर की बात करें तो इसके सेंटर दैट इज दोनों डायगोनल्स के कट पॉइंट के ऊपर अपन कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस कर देंगे। तो इस कंडीशन में ये कैपिटल क्यू जो होगा वो डेफिनेटली किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर अपने को कंप्लीट सिस्टम का इक्विलिब्रियम देखना है तो इसके लिए अपन इस कैपिटल क्यू का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। और कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड मैंने आपको क्या बताया था? इस कंडीशन में कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड होना चाहिए -q/4। इस कंडीशन में कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड होना चाहिए -q/√3। और इस कंडीशन में कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड होना चाहिए -q/2√2 + 1/4। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड है तो इस कंडीशन में आपका कंप्लीट सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके बेटा, इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सिस्टम। अगर इन चार्जेस को अपन चेंज कर दें, दैट इज सारे वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज नहीं रखें, तो ऐसा सिस्टम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन सिमेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अब जो अपन अगला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो एक नॉन सिमेट्रिक सिस्टम के लिए सोल्व करेंगे। ध्यान रखना बेटा, अपन जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे नॉन सिमेट्रिक सिस्टम वाला क्वेश्चन अपन केवल दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए ही सोल्व करेंगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक चार्ज है आपका +4q और दूसरा चार्ज है आपका +q। इन दोनों के बिटवीन जो टोटल डिस्टेंस है वो अपने को गिवन है कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब अपन एक नया चार्ज ला रहे हैं कैपिटल Q। आपको ये बताना है कि इस कैपिटल Q को कहाँ प्लेस करें और उस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड कितना हो, दैट इज कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसके लिए अपन इसको दो बार इक्विलिब्रियम सोल्व करेंगे। और दो बार इक्विलिब्रियम अपन किसका सोल्व करेंगे? पहले अपन इस कैपिटल Q को, सपोज दैट ये आपका +4q और ये आपका +q है, तो बताओ क्या ये आपका सिमेट्रिक सिस्टम है क्या? नहीं। अगर यहाँ पर भी +q होता और यहाँ पर भी +q होता तो आपका सिस्टम कैसा होता? सिमेट्रिक। और अगर सिमेट्रिक सिस्टम होता तो उस कंडीशन में अपन कैपिटल Q को कहाँ प्लेस करते? इसके मिड पॉइंट के ऊपर। बट अभी सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है तो अपन नए चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q को कहाँ प्लेस करें? इसके लिए मैंने आपको स्टार लगा के एक लाइन लिखवा रखी है, वो लाइन में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। इफ इन ए नॉन सिमेट्रिक सिस्टम, ये सिस्टम आपका क्या है बेटा? नॉन सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑलरेडी प्लेस्ड चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, देन फॉर इक्विलिब्रियम अनदर चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट मिड रीजन, बट इफ ऑलरेडी placed charges are of different nature, then another charge should be placed in external region towards small charge। ओके बेटा, ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर तीन रीजन बना लेते हैं। +4q के इधर वाला रीजन, +4q और +q के मिड रीजन, और +q के इधर वाला रीजन। तो टोटल रीजन हमारे पास में कितने बन गए? 3। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि नए चार्ज को कहां प्लेस करना है? अगर ऑलरेडी प्लेस्ड जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, बताओ बेटा, +4q और +q क्या दोनों सेम नेचर के हैं क्या? तो अपने को नए चार्ज को कहां प्लेस करना है? मिड रीजन में। दैट इज इस मिड रीजन के अंदर कहीं पर भी प्लेस कर दो। सपोज दैट अपन ने कैपिटल Q को यहां प्लेस कर दिया। अच्छा बेटा, अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते, एक मैं आपको बता देता हूं, अगर ये आपके पास में -q होता तो एक आपका क्या है? +4q और दूसरा आपका क्या है? -q। तो अब अपने को नए चार्ज को कहां प्लेस करना है?
एक्सटर्नल रीजन में। तो एक्सटर्नल रीजन कितने हैं? 2, इधर भी और इधर भी। तो कौन से एक्सटर्नल रीजन में प्लेस करना है? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। बताइए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है क्या? तो इस कंडीशन में कैपिटल क्यू को कहां प्लेस करना है? जो कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके एक्सटर्नल रीजन में प्लेस करना है। ठीक है बेटा, ओके। अभी जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर ऑलरेडी प्लेस्ड दोनों चार्ज पार्टिकल्स सेम नेचर के हैं, इसलिए अपने को इक्विलिब्रियम के लिए नए चार्ज को कहां प्लेस करना है? उसके मिड रीजन में। तो ये दोनों का मिड रीजन है, इस वाली चीज को छोड़ दो, एक्सटर्नल रीजन से अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी अपन ने यहां मिड रीजन के अंदर सपोज दैट यहां कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। ओके बेटा, इस डिस्टेंस को अपन ने अज्यूम कर लिया क्या? x। तो बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 20 माइनस x। ठीक है, अब अपने को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले तो इस x का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि इसकी पोजीशन कहां होगी, और उसके बाद में अपने को इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। पहले x का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम इस कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम सोल्व करेंगे। आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब इसके ऊपर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स भी कितना है? 0। इस पर भी नेट फोर्स कितना है? 0। और इस पर भी नेट फोर्स कितना है? 0। अभी अपन कैपिटल क्यू का इक्विलिब्रियम सोल्व कर रहे हैं। ओके बेटा, तो कैपिटल क्यू का इक्विलिब्रियम सोल्व करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे? 2। सपोज दैट इस प्लस 4q की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लो। तो बताइए ये प्लस 4q इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल। तो सपोज दैट इधर फोर्स कितना अप्लाई हो गया आपका? F1। अच्छा बेटा, दूसरा फोर्स कौन अप्लाई करेगा? ये वाला प्लस क्यू। ये प्लस क्यू इस कैपिटल क्यू के ऊपर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो वाला फोर्स कहां अप्लाई होगा? इधर। इस फोर्स को अपन ने क्या मान लिया बेटा? F2। ओके बेटा, आप ध्यान से देखिए कैपिटल क्यू के ऊपर कितने फोर्स हैं? 2, F1 और F2। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? यस। तो बताओ इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? F नेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। अभी दोनों जो फोर्सेज हैं F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? माइनस करेंगे। ओके बेटा, तो F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अपन वैल्यू पुट करते हैं। F1 क्या है? इस प्लस 4q और कैपिटल Q के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स। तो इन दोनों के बिटवीन फोर्स देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। चलिए देखिए, K Q1 की जगह क्या आएगा बेटा? 4q। Q2 की जगह क्या आएगा? कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x² माइनस F2 क्या है? इस प्लस q और कैपिटल Q इन दोनों के बिटवीन अप्लाई होने वाला फोर्स। वो फोर्स कितना होगा? K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? 20 माइनस x। तो 20 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। ओके बेटा, इसको सोल्व करो। इसको अपन क्या लिखेंगे? K 4 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x² इक्वल्स टू, वो उधर जाके क्या हो जाएगा? K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 20 माइनस x का स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल और कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। क्या बचा बेटा? 4 अपॉन x² इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 माइनस x का स्क्वायर। ओके बेटा, अपन इसका क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट। पूरी इक्वेशन का क्या कर दो? स्क्वायर रूट। हाँ बेटा, स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई x² का x इक्वल्स टू 1 का 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस x। ओके बेटा, इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन गया? x इक्वल्स टू 40 माइनस 2x। यही बना। ओके बेटा, इस 2x को इधर ले आओ तो कितना बन गया? 3x इक्वल्स टू 40। तो बताइए x इक्वल्स टू क्या बच गया हमारे पास में? 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो बताइए इक्विलिब्रियम के लिए कैपिटल Q की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? प्लस 4q चार्ज से 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर टुवार्ड्स प्लस q। तो यहां पर अपने को कैपिटल Q को प्लेस करना चाहिए। ओके बेटा, ये डिस्टेंस अपन ने कितनी निकाल ली बेटा? 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अगर ये डिस्टेंस 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर है तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? टोटल कितनी है? 20। तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी? 20 माइनस 40 अपॉन 3। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 60 माइनस 40। ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास में? 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो x की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई कितनी? 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल Q की। कैपिटल Q की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस कैपिटल Q के अलावा कोई सा भी चार्ज ले लो। ध्यान से देखो बेटा, कैपिटल Q के अलावा आपके सिस्टम में और कितने चार्जेस हैं? 2। प्लस 4q और प्लस का q, दोनों पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में है। तो इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम सोल्व कर लो, वो वहां से अपन किसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे? कैपिटल Q का। ओके बेटा,
ये टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो अब अपन इक्विलिब्रियम सोल्व कर लेते हैं किसका, इस प्लस क्यू का। हाँ बेटा, प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम सोल्व करोगे तो अब बताओ प्लस क्यू के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई होंगे, वापस से दो बेटा। प्लस क्यू अपने आप पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा ये कैपिटल क्यू, और एक फोर्स अप्लाई करेगा कौन, प्लस का 4Q। तो सपोज दैट कैपिटल क्यू ने इस प्लस क्यू पर इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया कितना, F1, और प्लस 4Q इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, तो सपोज दैट इसने फोर्स कितना अप्लाई किया, F2। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू चार्ज, हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F नेट इक्वल्स टू 0। दिस टाइम इस प्लस क्यू के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1 और F2। क्या दोनों आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं क्या, तो बताओ आपके हिसाब से नेट फोर्स क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2। अरे भाई अभी जब कैपिटल क्यू की बात करी थी तो वहां पर F1 और F2 दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए था, माइनस F1 माइनस F2। अभी प्लस क्यू के ऊपर F1 और F2 दोनों फोर्स कहाँ है, सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2। ओके बेटा, इनका मैग्नीट्यूड प्लेस करो, F1 अपन ने F1 फोर्स किस किस के बिटवीन माना है, इस कैपिटल क्यू और प्लस क्यू के बिटवीन। अच्छा बेटा बताओ इन दोनों के बिटवीन फोर्स कूलम्ब्स लॉ से कितना होगा, K Q1 कैपिटल क्यू, Q2 स्मॉल क्यू, इन दोनों के लिए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 20/3। तो 20/3 का आप क्या कर दो, स्क्वायर, प्लस F2 क्या है, फोर्स बिटवीन प्लस 4Q एंड प्लस Q। तो बताइए इन दोनों के बिटवीन फोर्स कितना अप्लाई होगा, K 4Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई प्लस 4Q और प्लस Q, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 20। तो नीचे क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 को ऊपर ले लो इक्वल्स टू, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4K स्मॉल q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। 20 के स्क्वायर से 20 स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल और एक स्मॉल q से एक स्मॉल q कैंसिल, वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके बेटा, इधर क्या बचा, 9 कैपिटल Q यही बचा इक्वल्स टू, उधर क्या बचा, माइनस का 4 स्मॉल q। तो बताइए कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस का 4 स्मॉल q अपॉन 9। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिक सिस्टम। अगर हमारे पास में सिमेट्रिक सिस्टम है तो सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कैपिटल Q की पोजीशन इक्विलिब्रियम के लिए फिक्स होती है, कहां, उसके सेंटर पर, और उसके बाद में अपन कैपिटल Q का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। बट अगर हमारा सिस्टम नॉन सिमेट्रिक है तो हमें कैपिटल Q की पोजीशन यानी कि x की वैल्यू भी सोल्व करनी पड़ेगी। x की वैल्यू सोल्व करने के लिए हमेशा हम किसका इक्विलिब्रियम सोल्व करेंगे, उस कैपिटल Q का, और फिर हमें क्या चाहिए, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड। कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करो, उस कैपिटल Q के अलावा कोई सा भी एक चार्ज ले लो, चाहो तो आप ये लिख सकते हो तो भी आंसर यही आएगा, या फिर ये वाला ले सकते हो, और उसके ऊपर नेट फोर्स को क्या कर दो, 0, और उसको सोल्व कर लो, वहां से अपन कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा बेटा सोच के देखो एक बार, अगर अपने पास में एक बल्ब है, अपन अंधेरे के अंदर बल्ब को जला दें, तो बताओ बल्ब के चारों तरफ क्या एक लाइट रीजन जनरेट हो जाता है क्या, लाइट फील्ड जनरेट हो जाता है। सिमिलरली अगर अपन बात करें अर्थ की, अर्थ के अंदर मास होता है, तो हर मास के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है, और मास के अराउंड जो फील्ड जनरेट होता है 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था, उस फील्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास में कोई चार्ज है, सपोज दैट ये हमारे पास में कोई कैपिटल Q चार्ज है या स्मॉल q चार्ज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो चार्ज होता है उस चार्ज को अपन बोलते हैं सोर्स चार्ज। किसी भी चार्ज के अराउंड जो फील्ड जनरेट होता है, चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड जनरेट होने वाला फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इस पर अपने को कंसंट्रेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कभी कभार सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही समझना है। ओके बेटा, इस पर कंसंट्रेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई क्या होती है। सपोज दैट ये आपका सोर्स चार्ज है कितना, कैपिटल Q, इसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हो गया उस फील्ड को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं।
अपन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया P, और अपने को इस पॉइंट P के ऊपर क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन कैसे कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक टेस्ट चार्ज लिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, Q नोट। हाँ बेटा ध्यान से देखना, ये Q नोट जो है आपका, वो आपका क्या है, टेस्ट चार्ज। ये Q नोट आपका क्या है, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत ही कम। और दूसरी चीज, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो Q नोट आपका क्या है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अच्छा बेटा, अगर इस Q नोट चार्ज को अपन ने यहां प्लेस किया तो बताइए, ये जो सोर्स चार्ज होगा कैपिटल Q, क्या वो उस Q नोट के ऊपर कूलाम फोर्स अप्लाई करेगा। तो सपोज दैट इस Q नोट के ऊपर अप्लाई होने वाला जो कूलाम फोर्स है वो हमारे पास में कितना आया, F। अगर अपन ने उस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट पर अप्लाई होने वाला फोर्स F कैलकुलेट कर लिया, तो एक्चुअल में उस F को आप Q नोट से डिवाइड कर दो। ये जो F अपॉन Q नोट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बोलते हैं। तो बताओ E इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नोट। आपके पास में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने ये एक चीज ये भी लिखी है, लिमिट Q नोट टेंस टू 0। इस चीज का मतलब केवल ये है कि जो आपका Q नोट है वो टेंस टू 0 होना चाहिए, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होना चाहिए। जब क्वेश्चन सोल्व करो तब आपको ये लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सोच के चलना है कि जो आपका Q नोट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और, ये जो आपका Q नोट चार्ज होता है वो आपका रियल चार्ज नहीं होता है, ये इमेजिनरी चार्ज होता है। दैट इज हमें केवल इमेजिन करना है कि यहां पर कोई स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट अवेलेबल है। एक्चुअल में हम यहां पर Q नोट चार्ज प्लेस नहीं करते हैं, सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि यहां पर एक Q नोट चार्ज प्लेस है। अगर उस Q नोट के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स F हो तो उस F को Q नोट से डिवाइड कर दो, वही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स जो है F वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, F अपॉन Q नोट। अपन E की डायरेक्शन बाद में कैलकुलेट करेंगे, जब अपन डेरिवेशन और फॉर्मूले वगैरह सोल्व करेंगे तो वहां पर अपन केवल E का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट। ओके बेटा, अगर अपन यहां से देखें तो बताइए इसकी SI यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी। E इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है बेटा, F अपॉन Q नोट। तो बताइए इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलाम। F क्या है, फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, डिवाइडेड बाई Q नोट क्या है, चार्ज, तो उसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन अपॉन कूलाम। दूसरी चीज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहीं से निकालेंगे। पहले फोर्स यानी कि F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा क्या, mLt-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLt-2 डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, mL। ये T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, तो ये बन जाएगा T-3। बेटा T-2 तो ऑलरेडी है ना, ये T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, तो टोटल क्या हो जाएगा, T-3। और A ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, A-1। सुनिए बेटा, तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLt-3A-1। ओके बेटा, तो यहां से E इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट, इस फॉर्मूले से अपन किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर ध्यान देना। हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q। सपोज दैट इस सोर्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी है। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा, E का मैग्नीट्यूड अपन पहले कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन की बात अपन बाद में करेंगे। तो E का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम ये इमेजिन करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां जो मैं Q नोट टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा वो आपका क्या होना चाहिए, इमेजिनरी चार्ज होना चाहिए। तो सपोज दैट अपन ने इमेजिन किया कि यहां पर Q नोट
स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपन ने प्लेस कर दिया, तो इस Q नोट के ऊपर कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, सपोज दैट वो फोर्स कितना है F। ओके बेटा, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, हाँ बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, पहले इस F का मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ बेटा, F इक्वल्स टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 तो क्या बन जाएगा, कैपिटल Q Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये क्या होगा F का मैग्नीट्यूड। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोट। ये वाली लाइन आपके नोट्स में नहीं है, आप नीचे से लिख के देख लेना। E इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नोट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, E इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ का मैग्नीट्यूड अपन ने क्या कर लिया, K कैपिटल Q Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये अपन ने किसका मैग्नीट्यूड रिप्लेस किया, F का, और डिवाइडेड बाई क्या है Q नोट। Q नोट से Q नोट क्या हो गया, कैंसिल। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, वहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू कितनी होगी बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं कि यहां पर Q नोट चार्ज प्लेस है, एक्चुअल में यहां पर कोई Q नोट चार्ज प्लेस नहीं है। तो आप तो इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लेना कि किसी Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन उसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन कहां होगी, वो जो आपने Q नोट इमेजिन किया था, मैंने आपको बताया था Q नोट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, वो तो फिक्स है। बट ये जो कैपिटल Q है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सोचो बेटा, अगर कैपिटल Q जो है वो आपका पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव है और वो तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। तो बताओ प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां आएगी, आउटवर्ड। प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहां आएगी, आउटवर्ड। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये कैपिटल Q पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड। ओके बेटा, अगर ये कैपिटल Q नेगेटिव हुआ तो बताओ, अगर ये कैपिटल Q नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव, वो Q नोट तो पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां आएगी, इनवर्ड। और अगर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां आएगी, रेडियली इनवर्ड। ओके बेटा, आप इस Q नोट को भूल जाओ, मैं जो कुछ बता रहा हूं आप इस डेरिवेशन को भी छोड़ो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आंसर पर कॉन्सेंट्रेट करो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास में कोई सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, जहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो R डिस्टेंस पर लोकेटेड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्टली याद कर लो। अगर आपका सोर्स चार्ज कैपिटल Q पॉजिटिव है तो E की डायरेक्शन कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर आपका सोर्स चार्ज कैपिटल Q नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव से और नेगेटिव से अगर चार्ज कैपिटल Q है तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा बेटा, फिक्स है, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। वो प्लस या माइनस किसको बताएगा, डायरेक्शन को। डायरेक्शन अपने को क्या याद करनी है, अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन कहां आएगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन कहां आएगी, रेडियली इनवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, इससे पहले भी अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, वो अपन ने कूलम्ब फोर्स के लिए पढ़ा था। और वहां अपन ने देखा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपने को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो F नेट इक्वल्स टू होता था F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश डैश। जितने भी फोर्सेज उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उन सबका अपन लोग क्या कर देते बेटा, वेक्टर एडिशन। सिमिलरली अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास में Q1 Q2 Q3 और Q4 चार चार्ज पार्टिकल्स हैं और यहाँ मैंने आपको कोई पॉइंट P दिया है, आपको इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सुनिए बेटा,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट के ऊपर, हर चार्ज पार्टिकल अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है। तो अभी हमारे पास में इस पॉइंट P के अराउंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं? 4। तो ये चार्ज पार्टिकल अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये अपना अलग जनरेट करेगा, ये अपना अलग जनरेट करेगा। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे? 4। सपोज दैट Q1 ने इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, सपोज दैट वो E1 है। Q2 ने जो जनरेट किया है, सपोज दैट वो E2 है। Q3 ने जो जनरेट किया है, सपोज दैट वो E3 और Q4 ने जो जनरेट किया है वो हमारे पास में कितना है? E4। मैं वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हर चार्ज पार्टिकल अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है। तो जितने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी पॉइंट के ऊपर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होती है। तो अभी हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं? 4। तो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी कितनी होंगी? 4। E1, E2, E3 एंड E4। अगर अपने को इन सबकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट आंसर जो आएगा हमारे पास में वो E नेट इक्वल्स टू होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर इससे ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं तो अपन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर एडिशन कर लेंगे, वो ही हमारे पास में फाइनल आंसर होगा। ओके बेटा, तो सुनो, अगर हमारे पास में एक ही चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज पार्टिकल, मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो Q चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन कहां होती है? अगर ये आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। अगर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं तो हर चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, E2, E3, E4 अपन अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे और सबका अपन लोग क्या कर देंगे? वेक्टर एडिशन कर देंगे। ओके बेटा, अब अपन लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि एक Q इक्वल्स टू -6 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो ओरिजिन 0, 0, 0 पर प्लेस्ड है, और अपने को एक पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3, -6 है। अपने को ड्यू टू दिस -6 माइक्रोकूलम चार्ज पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हाँ बेटा, अभी एक ही चार्ज है तो बताओ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू तो अपने को पता है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -6। माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻⁶। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ। स्मॉल m का मतलब होता है मिली, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 10⁻³ म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶। n का मतलब होता है नैनो, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹, और p का मतलब होता है पीको, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻12। अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो ये सारी वैल्यूज आप नोट कर लो। मिली का मतलब होता है 10⁻3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻9, और पीको का मतलब होता है 10⁻12। ओके बेटा, अभी हमारे पास में कितना है? -6 माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 कूलम। ये हमारे पास में किसका मैग्नीट्यूड हो गया? कैपिटल Q का। सपोज दैट इस ओरिजिन से, दैट इज चार्ज पार्टिकल जहां पर प्लेस्ड है, वहां से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में कितनी है? R। एक बार अपन साइड में R भी सोल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो R का फॉर्मूला आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। R का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 यानी कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो, तो 2 - 0 क्या होगा? 2 ही होगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 3 - 0 क्या होगा? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस z2 - z1, तो -6 - 0 क्या बनेगा? -6, और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 36। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 36। तो ये हमारे पास में क्या बन गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 49, या इसको अपन बोल सकते हैं 7 मीटर। ओके बेटा, तो R की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा? 7 मीटर। नाउ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी है, तो बताओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 6 × 10⁻⁻6। माइनस जो साइन है कैपिटल Q का वो उसकी नेचर है, उसको अपन बाद में यूज करेंगे। अभी अपने को कैपिटल Q का केवल क्या रिप्लेस करना है? मैग्नीट्यूड, और कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड केवल कितना है? 6 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है? R इक्वल्स टू 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 49। ओके बेटा, तो E इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 54/49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶
पावर 3, 10 की पावर -10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 क्या बनेगा 10 की पावर 3। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो E इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा 1.1, इसको सोल्व कर लेना 1.1 इंटू 10 की पावर 3 और E की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड हमारे पास में कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन कूलम। ओके बेटा, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, सिंस ये जो आपका कैपिटल Q चार्ज है वो आपका कैसा है नेगेटिव, तो मैंने आपको क्या बताया है अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां होती है रेडियली इनवर्ड। अगर यही चार्ज पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन कहां आती रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वापस से अपने को पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है दिस टाइम। पहले क्वेश्चन के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड A है, ध्यान में रखना इसकी सारी साइड्स क्या है A, और इसके 3 वर्टेक्स जो हैं उसमें से केवल 2 वर्टेक्स के ऊपर +Q और -Q चार्ज प्लेस्ड है, तीसरा वर्टेक्स खाली है वहां कोई चार्ज प्लेस्ड नहीं है। उस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे हैं O। अपने को पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास में सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स एक से ज्यादा हो तो अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें। अभी बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं 2, तो इस पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा 2। ध्यान से सुनना बेटा, अपन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद में अपन दोनों का क्या कर देंगे वेक्टर एडिशन। ओके बेटा, ये +Q है तो बताओ +Q की वजह से इस पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी होगी क्या वो रेडियली आउटवर्ड होगी क्या। मैंने आपको क्या बताया पॉजिटिव की वजह से कहां होती है रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो बताओ +Q की वजह से इस पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी रेडियली आउटवर्ड यानी कि इधर होगी। इसको अपन बोल देते हैं E1। अच्छा बेटा साथ साथ E1 का मैग्नीट्यूड भी बता दो, E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K Q की जगह क्या आ जाएगा स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है A, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में A स्क्वायर। ओके बेटा KQ अपॉन A स्क्वायर। दूसरा इस -Q की वजह से पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी रेडियली इनवर्ड। माइनस की वजह से पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी रेडियली इनवर्ड। इस रेडियली इनवर्ड इसको अपन क्या मान लेते हैं E2। E2 इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा K, Q की जगह क्या आएगा Q ही आएगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें तो अपने को केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, साइन से अपने को कोई मतलब नहीं है। साइन केवल क्या बताएगा डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और ये नेगेटिव है तो इनवर्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा K Q अपॉन ये डिस्टेंस भी कितनी है A, तो क्या हो गया KQ अपॉन A स्क्वायर। बताइए बेटा पॉइंट O के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आई 2। E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन A स्क्वायर और E2 इक्वल्स टू KQ अपॉन A स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अपन दोनों को इक्वल ही मान लेते हैं। इसको भी क्या मान लेते हैं E और इसको भी क्या मान लेते हैं E। अच्छा बेटा अगर अपने को दोनों का रिजल्टेंट यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बताइए इन दोनों के बिटवीन ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास में कितना है 120 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा E नेट इक्वल्स टू, अगर E और E के बिटवीन एंगल 120 डिग्री है तो मैंने आपको आंसर बताया था आंसर कितना आएगा E के इक्वल ही आएगा। तो E नेट इक्वल्स टू क्या आएगा E या KQ अपॉन A स्क्वायर। यही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी इन दोनों के बिल्कुल मिड में होगी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल मिड में होगी। इसका मतलब यहां से भी एंगल कितना बनाएगा 60 और उधर से भी एंगल कितना बनेगा 60। ओके बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड A है और हमारे पास में जो 4 वर्टेक्स हैं इसमें से एक वर्टेक्स ये वाला वर्टेक्स खाली है, इसको अपन ने पॉइंट को O बोला है। बाकी जो 3 वर्टेक्स हैं उसके ऊपर +Q और -Q चार्ज प्लेस्ड है। तो बताइए बेटा जो आपके पास में ये पॉइंट O है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कितनी होगी 3 होगी। इस +Q की वजह से रेडियली आउटवर्ड इसको अपन बोल देते हैं क्या E1। E1 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है A, तो KQ अपॉन A स्क्वायर। ओके बेटा उस +Q की वजह से रेडियली आउटवर्ड, देखो +Q यहां है और पॉइंट यहां है तो आउटवर्ड का मतलब कहां होगा नीचे। तो ये वाला आपके पास में कितना होगा E2 इक्वल्स टू ये भी KQ अपॉन A स्क्वायर। ओके बेटा थर्ड इस -Q की वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान रखना बेटा जब भी किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले उस चार्ज और पॉइंट दोनों को मीट करा लिया करो।
और वो जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं r। एक मिनट, यहां -q से पॉइंट O तक की ये जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास में कितनी होती है √2a। ये तो आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a। ओके बेटा, तो अब बताइए इस -q की वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, इनवर्ड होगी। -q की वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। इसको अपन क्या मान लेते हैं E3। ओके बेटा, E3 इक्वल्स टू क्या आएगा, k q की जगह q आएगा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दिस टाइम ये डिस्टेंस कितनी है √2a। तो बताइए √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो हमारे पास में कितने चार्ज पार्टिकल्स थे, 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी कितनी आ गई, 3, E1 E2 और E3। अपने को तीनों का क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एक बार इस E3 को भूल जाओ, E1 और E2 का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। क्या E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है क्या, KQ/A² और KQ/A²। तो थोड़ी देर के लिए दिमाग में इसको भी E समझ लो और इसको भी E। E और E दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो E और E के बीच में एंगल 90 है, तो आंसर कितना आएगा, √2e। E और E के बीच में एंगल 60 हो तो आंसर आता है √3e। E और E के बीच में एंगल 90 हो तो आंसर आता है √2e। और अगर E और E के बीच में एंगल 120 हो तो आंसर क्या आता है, E के इक्वल ही आता है। और वो आंसर कहां आता है, दोनों के बिल्कुल मिड में। तो बताइए इस E और इस E का आंसर दोनों के बिल्कुल मिड में आएगा। और वो जो आंसर आएगा उसको अपन बोल देते हैं E12। E12 इक्वल्स टू क्या आएगा, √2e। E की जगह क्या आ जाएगा, KQ/A²। ओके बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट दिया गया, तो अब इन दोनों को भूल जाओ। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है, केवल 2। E12 उन दोनों का आंसर आ गया, और E3 ये दोनों E12 और E3 ये जो है क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या। तो नेट आंसर क्या आएगा, ज्यादा में से कम को माइनस कर दे। दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट आंसर क्या आएगा, ज्यादा में से कम को माइनस कर दें। अभी ज्यादा वैल्यू किसकी है, E12 की। ये आपका कितना है, √2 KQ/A²। और वो आपका कितना है, KQ/2a²। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो नेट आंसर क्या आएगा, √2 KQ/A² माइनस KQ/2a²। ओके बेटा, इसका आंसर अपन क्या निकालेंगे, KQ/A² को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस 1/√2। इसको और अच्छे से सोल्व कर लेना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और वो जो फाइनल आंसर आएगा, अभी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इसी की डायरेक्शन में आएगा। और वो ई नेट जो फाइनल आंसर आएगा अभी, वो कितना आएगा, KQ/A²। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं KQ/A², एलसीएम ले लो 2, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 2√2 माइनस 1। ये अपना फाइनल आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास में 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं, +Q, जो कि किसी स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर प्लेस्ड हैं। जो इसका सेंटर है O, वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा, सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 4। इस +Q की वजह से सपोज दैट पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो E1 की डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड। तो बताओ +Q के रेस्पेक्ट में O के ऊपर आउटवर्ड का मतलब क्या, E1 इधर होगा। अच्छा, इस +Q की वजह से आउटवर्ड का मतलब इधर होगा। देखो ये +Q और पॉइंट यहाँ है, तो आउटवर्ड का मतलब इधर होगा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, E2। उस +Q की वजह से, अगर इस +Q की वजह से अपन पॉइंट O के ऊपर आउटवर्ड देखें, वो भी +Q है, तो आउटवर्ड का मतलब इधर होगा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, E3। और इस +Q की वजह से पॉइंट O के ऊपर आउटवर्ड, वो इधर होगा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, E4। ध्यान से देखो बेटा, Q Q Q Q सारे चार सेम है, और ये जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, सेम। तो जो चारों आपके E1 E2 E3 E4 होंगे, उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, सेम। अगर चारों के मैग्नीट्यूड सेम है तो E1 और E3 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और E2 और E4 भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। और इस पॉइंट O के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट इक्वल्स टू क्या आएगी बेटा, 0। तो बताइए, अगर हमारे पास में एक ही चार्ज पार्टिकल हो तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, E बराबर KQ/A² या KQ/R²। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड। 2 हो तो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 4 सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास में क्या, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जब अपन किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सोल्व करें और जो E नेट आए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर वो हमारे पास में 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर आइए, अगर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में 0 आ जाती है, तो ऐसे पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। ओके बेटा, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट।
वापस से अपन वही बात करते हैं, एक आपका होता है सिमेट्रिक सिस्टम और एक आपका होता है क्या, नॉन सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम देखो बेटा, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू एक स्ट्रेट लाइन के दोनों वर्टेक्स पर है, क्या सिमेट्रिक सिस्टम है? यस। क्या एक सिमेट्रिक सिस्टम है? यस। क्या एक सिमेट्रिक सिस्टम है? यस। इसके अलावा सिमेट्रिक सिस्टम क्या होगा? रेगुलर पेंटागन जिसके पांचों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज हो, या रेगुलर हेक्सागन जिसके 6 वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक सिस्टम। जो भी सिमेट्रिक सिस्टम का सेंटर होता है, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। सिमेट्रिक सिस्टम का जो भी सेंटर होता है, आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी? 0, चाहे आप सोल्व करके देख लें। ओके बेटा, ये वाला भी अपन ने सोल्व किया, 4 की वजह से, इसकी वजह से इधर, उसकी वजह से इधर, दोनों कैंसिल, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, दोनों कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? 0। एक मिनट इसको समझ लो, इस पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू की वजह से कहां होगा? आउटवर्ड इधर, और उस प्लस क्यू की वजह से भी कहां होगा? आउटवर्ड इधर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो इसका मतलब नेट आंसर क्या आएगा? 0। और जो नेट आंसर 0 आता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। वापस सुनो बेटा, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जब भी अपन किसी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोल्व करते हैं और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में क्या आ जाती है? 0, तो ऐसे पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट अपन कैसे फाइंड आउट करें? सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। अभी मैं आपको केवल क्या बता रहा हूं? सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम क्या क्या होता है? वापस से सुनो, एक स्ट्रेट लाइन के दोनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज सेम होने चाहिए। अगर मैं यहां माइनस क्यू कर दूं तो ये सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है, बिकॉज एक क्या है? प्लस क्यू और दूसरा क्या है? माइनस क्यू। दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए आपके? सेम, प्लस क्यू, या फिर दोनों क्या होते? माइनस क्यू, या फिर दोनों क्या होते? प्लस टू क्यू। जो भी चार्जेस हो, चार्जेस क्या होने चाहिए? सेम। ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम क्या क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन के दोनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज, रेगुलर पेंटागन के पांचों वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज और रेगुलर हेक्सागन के 6 वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज। ऐसे सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिमेट्रिक सिस्टम। और ये फिक्स है कि जो भी सिमेट्रिक सिस्टम का सेंटर होता है, बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि उस सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0। इसका मतलब वो हमेशा क्या होता है? आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। ओके बेटा, एक आपका होता है नॉन सिमेट्रिक सिस्टम, उसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। अभी अपन लोग केवल सिमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास में एक रेगुलर पेंटागन है, यहां प्लस क्यू चार्ज 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 है। ये इसका सेंटर है ओ। इस सेंटर से हर वर्टेक्स की ये जो डिस्टेंस है वो a गिवन है। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो आपका सेंटर है ओ, इस सेंटर के ऊपर, इस सेंटर ओ के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। रेगुलर पेंटागन है, कितने वर्टेक्स होते हैं? 5। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने 4 वर्टेक्स के ऊपर तो प्लस क्यू चार्ज रख दिया, बट 5th वर्टेक्स को अपन ने क्या कर दिया? खाली रख दिया। तो अब बताइए इस सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो। अगर इस 5th सेंटर के ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज होता तो फिर तो अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अगर रेगुलर पेंटागन के सारे वर्टेक्स के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाते तो वो सिस्टम हमारा क्या बन जाता? सिमेट्रिक सिस्टम। और ये फिक्स है कि सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 0। तो आंसर क्या आ जाता? 0। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने 4 वर्टेक्स के ऊपर तो 4 प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिए, बट 5वें वर्टेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब नेट आंसर 0 तो नहीं आएगा। तो अपन कैसे सोल्व करें? अपन लोग क्या करते हैं, जो ये 5वां वर्टेक्स खाली है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर 2 चार्जेस हैं, एक आपका प्लस क्यू और एक आपका माइनस क्यू। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो 0 ही है, प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लेस कर लिया तो अभी टोटल कितना रहा? 0 का 0। ओके बेटा, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास में ये जो रेगुलर पेंटागन है इसके वर्टेक्स कितने हैं? 5। बस 5 वर्टेक्स के ऊपर मैंने चार्ज कितने प्लेस कर दिए? 6।
4 प्लस क्यू चार्ज तो ऑलरेडी प्लेस थे और जो खाली था उसके ऊपर अपन ने एक तो प्लस क्यू प्लेस कर लिया और एक क्या प्लेस कर लिया माइनस क्यू। तो बताइए बेटा टोटल चार्जेस कितने हो गए 6। तो 6 की वजह से पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6। बोले बेटा ये हो गया कैसे? ये जो 5 है E1 से लेकर के E5, इसका मतलब सारे के सारे प्लस क्यू चार्ज। एक बार उस माइनस क्यू को भूल दो बेटा, ये सारे के सारे 5 प्लस क्यू चार्ज है। बताइए बेटा उनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0। पांचों प्लस क्यू है, वो एक रेगुलर पेंटागन के पांचों वर्टेक्स पर है, तो उन पांचों की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0। तो इस 5 का आंसर तो क्या बन गया 0। इन पांचों को भूल जाओ, इन पांचों का आंसर तो अपन ने क्या बना दिया 0। बट अभी हमारे पास में क्या बच गया, एक माइनस क्यू चार्ज यहां पर बच गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है सपोज दैट E6। तो आपका आंसर जो आएगा E नेट इक्वल्स टू, क्या वो केवल E6 के इक्वल आएगा क्या? और E6 क्या है? इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो माइनस क्यू चार्ज है और वहां से a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी E नेट इक्वल्स टू KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन कहां होगी? माइनस क्यू है तो रेडियली इनवर्ट। ये माइनस क्यू यहां पर है और सेंटर यहां है, तो माइनस क्यू की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? रेडियली इनवर्ट। वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। समझ में आई बेटा बात? पहले यहाँ पर कितने चार्जेस थे? केवल 4। हम 4 का आंसर नहीं निकाल पा रहे थे, तो जो 5वां वर्टेक्स खाली था उसके ऊपर अपन ने एक प्लस क्यू रख लिया और एक क्या रख लिया माइनस क्यू। टोटल चार्ज कितने हो गए 6। हमें 6 का नेट आंसर निकालना है, बट जो 5 प्लस क्यू है उनका आंसर तो क्या बन गया 0। तो आंसर केवल किसकी वजह से आएगा? इस माइनस क्यू की वजह से। और माइनस क्यू की वजह से आंसर कितना आएगा? a डिस्टेंस पर KQ अपॉन A स्क्वायर। माइनस केवल ये बताएगा कि उसकी डायरेक्शन कहां होगी? रेडियली इनवर्ट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपन सोल्व कर रहे हैं वो भी न्यूट्रल पॉइंट का ही है। दैट इज अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है 0। बट दिस टाइम हमारे पास में जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक हमारे पास में प्लस का 9Q है और दूसरा हमारे पास में माइनस का Q है, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है? न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बतानी है। अच्छा बेटा, अगर ये प्लस का 9Q है, ये भी प्लस का 9Q ही होता तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी। एक स्ट्रेट लाइन के दोनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्ज है, तो ये हमारा क्या बन जाता? सिमेट्रिक सिस्टम। और सिमेट्रिक सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? उसका मिड पॉइंट। बट यहां हमारे पास में चार्ज कितना है -Q, तो अब मिड पॉइंट पर तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? ये एक नॉन सिमेट्रिक सिस्टम बन गया, प्लस 9Q और माइनस Q दोनों चार्जेस डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा नॉन सिमेट्रिक सिस्टम। और नॉन सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए पहले तो हम क्या पता करते हैं? उस न्यूट्रल पॉइंट का रीजन। यहां रीजन कितने हैं बेटा? 3। देखो ये प्लस 9Q और ये 9Q है, माइनस Q है, तो प्लस 9Q और माइनस Q इन दोनों के बिटवीन ये जो रीजन है इसको तो अपन क्या बोलेंगे? मिड रीजन। और ये इधर वाला और उधर वाला बच के उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रीजन। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? कॉन्सेप्ट पिछले वाला ही है जो कि फोर्स के लिए था। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हों तब तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है? मिड रीजन। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हो तब तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है? मिड रीजन में। बट अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स किसके हो? डिफरेंट नेचर के, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है? एक्सटर्नल रीजन में। अब एक्सटर्नल रीजन कितने हैं? 2, इधर भी और इधर भी। तो कौन सा एक्सटर्नल रीजन? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उधर वाला एक्सटर्नल रीजन। ओके बेटा, कम चार्ज का मैग्नीट्यूड, कम मैग्नीट्यूड का चार्ज ये है, तो इधर वाले एक्सटर्नल रीजन में यहां पर ने क्या ज्यूम कर लिया? पॉइंट P। और वो जो पॉइंट P है इसको अपन क्या लेके चल रहे हैं? न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है? 0। ओके बेटा, सपोज दैट ये जो आपके पास में एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी अपन ने इस प्लस 9Q से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी अज्यूम कर ली? x, और अपने को एक्चुअल में x का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। हाँ बेटा देखो, ये डिस्टेंस मैंने प्लस 9Q से कितनी अज्यूम करी है? x। तो बताइए बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस 30 नहीं है क्या? ये डिस्टेंस कितनी है? 30। और यहां से वो डिस्टेंस कितनी है? x। तो ये मेरी डिस्टेंस क्या बचेगी? x माइनस 30। अपने को x का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं, x का मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे? पॉइंट P के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, प्लस 9Q की वजह से पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी प्लस 9Q है, तो बताओ कहां होगी? आउटवर्ड।
लो बेटा, उसको अपन ने क्या ज्यूम कर लिया, E1। माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ होगी, इनवर्ड। अरे भाई माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, इनवर्ड। इसको अपन ने क्या ज्यूम कर लिया, E2। और अपने को फॉर न्यूट्रल पॉइंट, हाँ बेटा न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, E नेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। अभी बताओ E1 और E2 क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, तो आपके हिसाब से E नेट क्या होगा, E1 माइनस E2, और वो क्या होना चाहिए, 0। ओके बेटा, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी वजह से है, प्लस 9q की वजह से। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है, KQ अपॉन R²। तो K Q की जगह अभी क्या आएगा, 9q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी आएगी, x, तो क्या हो गया x² माइनस E2 K ये वाला Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 30। और बेटा इसके लिए डिस्टेंस तो कितनी है, x माइनस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। 9kq डिवाइडेड बाई x², वो तो जगह क्या हो जाएगा आपका प्लस kq अपॉन x माइनस 30 का स्क्वायर, kq से kq कैंसिल, क्या बचा 9 अपॉन x² इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 30 का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन का क्या कर लो, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बनेगा, 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 30, ये बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा हमारे पास में, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 90 इक्वल्स टू एक्स, 3x माइनस 90 इक्वल्स टू x, तो ये हमारे पास में क्या बचेगा, 2x इक्वल्स टू 90, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। तो दिस टाइम जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो यहां से कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, 45 सेंटीमीटर पर। तो अगर बताओ प्लस 9q से उस पॉइंट की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है, तो इस माइनस q चार्ज से ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक आपका होता है सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन सोल्व करने के लिए आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है, उसके सेंटर पर। अगर नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है तो फिर अपने को नॉन सिमेट्रिक सिस्टम जो भी आएगा आपके क्वेश्चंस में केवल 2 चार्ज का ही आएगा। अपने सिलेबस में नॉन सिमेट्रिक सिस्टम तो कितने चार्ज पार्टिकल्स का आएगा, 2 चार्ज पार्टिकल्स का, और उसका न्यूट्रल पॉइंट दैट इज E नेट इक्वल्स टू 0 कहां होता है। पहले तो अपन डिसाइड करते हैं रीजन कैसे डिसाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है पीछे वाला। अगर ऑलरेडी प्लेस्ड दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो सेम नेचर के हो, या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। फॉर एग्जांपल अभी अगर ये दोनों प्लस प्लस होते तो अपन पॉइंट P कहां लेते, इन दोनों के मिड रीजन में कहीं पर भी, यहां पर पॉइंट P ले लेते, तो सपोज दैट ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती, x, तो ये क्या होती 30 माइनस x। अरे दिख रहा ना, अगर ये दोनों प्लस प्लस होते तो पॉइंट P कहां होता, न्यूट्रल पॉइंट कहां होता, यहां पर। इस डिस्टेंस को अपन क्या ज्यूम कर लेते x, और इसको अपन क्या बनाते 30 माइनस x, और उसके बाद में सोल्व कर लेते, हमारे पास में x का मैग्नीट्यूड आ जाता। अच्छा, अगर ऑलरेडी प्लेस्ड दोनों चार्ज पार्टिकल्स डिफरेंट नेचर के हैं तो अपने पास में न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, एक्सटर्नल रीजन में। कौन से एक्सटर्नल रीजन में, उस चार्ज के एक्सटर्नल रीजन में जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम। तो अभी ये माइनस q, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इस वाले एक्सटर्नल रीजन में अपन ने पॉइंट P ले लिया, और उस पॉइंट P के लिए E नेट इक्वल्स टू 0 करके सोल्व कर लो। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई बेटा, 45 सेंटीमीटर।